अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। हम बात कर रहे थे डिजिटल पाकिस्तान के ऊपर। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मैंने एक वीडियो बनाई थी डिजिटल पाकिस्तान चंद गुज़ारिशात, जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किए और लोगों की अक्सरियत ने मुझे ये कहा कि बातें करना आसान है, आप कोई कंक्रीट प्लान बताइए कि क्या काम नहीं करने चाहिए और क्या काम करने चाहिए। इससे पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि कौन से काम नहीं करने। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल पाकिस्तान में कौन से करने वाले काम हैं और कौन से काम हमने करने चाहिए। इसमें 5 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं जो मिस तानिया इदरुस ने बताए थे कि इनके ऊपर हम काम करेंगे। उन 5 के बारे में मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा और कुछ मैं आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताऊंगा। टोटल जो प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताने लगा हूँ, टोटल बातें उसे 20 हैं, टोटल टॉप 20 हैं, जिसमें से 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो आपको थ्रू आउट तमाम चीज़ों में यूज़ करने इस्तेमाल करने हैं और 15 मैं प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ इस डिपार्टमेंट के अंदर तमाम को कंबाइन करके, जिसके ऊपर अगर आप काम करें तो पाकिस्तान की तकदीर बहुत हद तक बदल सकती है। तो शुरू करते हैं। जो पहला काम मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अपने एक्सपीरियंस तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर जो आपने लाजमी करना है, वो ये है कि मेक अ लिविंग जर्नल। आप जो भी काम कर रही हैं डिजिटल पाकिस्तान, मिस तानिया इदरुस और उनकी टीम, उसका एक लाइव जर्नल बना दीजिए। क्योंकि पाकिस्तान में 19-20 सालों से यही हो रहा है कि हर बुकरात आता है, वो बोलता है हमने ये काम करने हैं, वो पॉलिसीज़ बनाता है और चले जाता है और आखिर में आउटपुट कुछ इतना ज़्यादा निकलता नहीं, या जितना निकलना चाहिए उतना उसका फ़ायदा होता नहीं। तो हम एक आम शहरी के तौर पे समझना चाहते हैं कि व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन, व्हाट हैपेंड ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल, आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर आप सिंपल सा एक लाइव जर्नल बना लें जिसमें आप लिख लें कि जी आज दिसंबर 12 2019 से आज के दिन मैंने ज्वाइन किया है और आज का पहला दिन तो इमरान खान साहब के साथ चला गया इनॉग्रेशन के अंदर। ठीक है, बात समझ में आती है। इंसान है, इंसान के पास 24 घंटे ही है ना, उसने आराम भी करना है, बाकी काम भी करने हैं। 8 घंटे काम करेगा, मशीन तो है नहीं। बात बिल्कुल समझ में आ गई। फिर आप अगले दिन का लिख दीजिए कि आज कितने लोगों से मीटिंग हुई, क्या डिस्कशंस हुई, क्या पॉलिसीज़ हुई, कौन सी चीज़ आगे गई, कौन सी चीज़ आगे नहीं गई। आप और कुछ ना करें, लिखने का आपके पास टाइम नहीं है, आप कोई असिस्टेंट हायर कर लें जो आपके बिहाफ के ऊपर ये लाइव जर्नल मेंटेन करता रहे, लाइव ब्लॉग मेंटेन करता रहे। और कुछ भी नहीं तो आप इसी तरीके से फ़ोन पकड़ के रात को सोने से पहले 2-4 मिनट की वीडियो बना दें जिसमें आप पूरे दिन को समराइज़ कर दें। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम आपकी अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक लम्हे क्या हो रहा है, हमें उसकी फ़िक्र नहीं है। हम इसलिए चाहते हैं कि हम समझ सकें कि पॉलिसीज़ बनती कैसे हैं, बिगड़ती कैसे हैं, संवरती कैसे हैं, उजड़ती कैसे हैं, कौन शख्स किस जगह पे ऊपर कहाँ रोक रहा है, कौन शख्स किस जगह के ऊपर सपोर्ट कर रहा है, कौन सी चीज़ें पाकिस्तान में मुमकिन हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें पाकिस्तान में मुमकिन नहीं हो सकती, ताकि आपके बाद अगर कोई आने की ज़रूरत करे और इतनी हिम्मत कर ही ले जितनी हिम्मत आपने की है माशाल्लाह से, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में आ जाए, तो उसको कम से कम पता हो कि कौन से काम करने, कौन से काम नहीं करने, उसकी टाइमलाइन में थोड़ी सी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आ सकें। और यकीन रखिए इस ब्लॉग का हमें बहुत फ़ायदा होगा, पूरे मुल्क को बहुत फ़ायदा होगा। इससे एक अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। आप जिन लोगों से मिलने जा रही हैं उनको भी पता होगा कि शाम को जाके आपने उनके बारे में वीडियो बना देनी है, उनको भी पता होगा शाम को जाके उनके बारे में आपने ब्लॉग लिख देना है। वो भी इस डर की वजह से, इस अकाउंटेबिलिटी की वजह से कि वो लोग 200 मिलियन लोगों को जवाब दें, ऊपर अल्लाह को जवाब दें, वो तो यही हैं, नीचे भी 220 मिलियन लोगों को जवाब दें कि उनकी तरक्की उन्होंने किसी वजह से रोकी हुई है। एक सिग्नेचर है जो पाकिस्तान में बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है और साहब सिग्नेचर नहीं कर रहे। एक फ़ाइल है जो फंसी हुई, जो आगे नहीं चल रही। तो इससे उम्मीद है कि इस अकाउंटेबिलिटी की वजह से और इस अकाउंटेबिलिटी की परसेप्शन या डर की वजह से माशरे में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा, आपको भी आसानी होगी। और अब आप भी खुद देखेंगे कि 3 महीने हो गए आपको वीडियो बनाते हुए और चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, या 4 महीने हो गए आपको मीटिंग्स करते हुए और कोई काम अभी तक गेट डन कंप्लीशन के ऊपर नहीं पहुंचा। तो आप खुद भी सोच सकती हैं, खुद भी रिफ्लेक्ट कर सकती हैं कि क्या हो रहा है। आप अपनी बनाई हुई वीडियोस को, ब्लॉग्स को 3 महीने 4 महीने बाद, साल बाद पढ़ सकती हैं और आप सोच सकती हैं आप कहाँ से शुरू हुई थी, क्या टारगेट से, क्या गोल से, और अब आप कहाँ पहुँची हैं और काम किस तरीके से होना चाहिए था और किस तरीके से इसमें हम चेंज ला सकते हैं, इसको इवॉल्व कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों को अडोप्ट कर सकते हैं कि काम आगे बढ़ जाए और काम आगे होने लग जाए। तो पहला काम तो करने वाला ये है कि आप लाइव जर्नल या लाइव ब्लॉग, वीडियो ब्लॉग्स कोई सीरीज़ शुरू कर दें जिससे सब लोगों का बहुत फ़ायदा होगा और हम आपके एहसानमंद रहेंगे और बहुत ही मशकूर रहेंगे। दूसरा काम जो करने वाला है वो ये है कि एक इन्वेंट्री बना लें, एक पोस्टमार्टम कर लें इंडेक्सेस का। दुनिया में वो कौन कौन सी इंडेक्सेस हैं जिनको पूरी दुनिया मानती है। मिसाल के तौर पे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, कनेक्टिविटी इंडेक्स है, ब्रॉडबैंड एक्सेस की इंडेक्स है। तमाम इंडेक्स की एक फहरिस्त बना लीजिए और इनमें बहुत सारी इंडेक्सेस के बारे में मैंने बात भी की थी अपनी पहली वीडियो के अंदर। तो इसकी इंडेक्स बना लें जो कि IT से, ICT से रिलेटेड है और उसमें रैंकिंग लिख दें, पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है। मिसाल के तौर पे कनेक्टेडनेस इंडेक्स के अंदर हम बिल्कुल आखिरी से बॉटम के ऊपर, सेकंड लास्ट नंबर के ऊपर आते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में हम 140 में से शायद 108वें नंबर के ऊपर है। अब आप 2-3 साल काम करेंगे तो कोई भी शख्स देख सकता है कि जब आप आई थी तो उस वक्त रैंकिंग हमारी क्या थी और जब आप जा रही हैं तो उस वक्त रैंकिंग क्या है। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कोई चीज़ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो बात भी हो रही है वो कहते हैं ना,
जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यहाँ पे जो मोर नाचेगा उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो यहाँ पे हमें पता होगा कि इस इंडेक्सिस के ऊपर हम 2 साल पहले यहाँ पर थे, 2 साल बाद यहाँ पर आ गए। तो ये क्वान्टिफाइबल इम्पैक्ट है, एक क्वान्टिफाइबल इम्प्रूवमेंट है जो पूरी दुनिया को नज़र आ रही है, हमें भी नज़र आ रही है और आपको भी नज़र आ रही है। और कुछ ना कुछ नहीं होगा तो कम से कम हमारा अपना पोस्टमार्टम तो हो ही जाएगा ना, अपनी ऑटोप्सी हो जाएगी कि इस वक्त दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं, हमें पता होगा हम कहाँ खड़े हैं, तो हम आगे बात कर सकते हैं हमने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तीसरा काम जो करने वाला है वो ये है कि आप पॉलिसीज़ को पब्लिश करें। हमें बहुत सारी पॉलिसीज़ चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कोई एआई की स्ट्रेटजी पॉलिसी नहीं है। दुनिया के 65 मुल्क अपनी एआई स्ट्रेटजी और पॉलिसीज़ रिलीज़ कर चुके हैं, जिसके अंदर श्रीलंका जैसा मुल्क शामिल है, जिसमें इंडिया जैसा मुल्क शामिल है। पाकिस्तान में कोई इसका नाम भी नहीं लेता। हमारे पास कोई ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो एसेट्स की पॉलिसी नहीं है। हमारे पास साइबर क्राइम्स की पॉलिसी है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिनको सॉल्व होना चाहिए। हमारे पास आईसीटी पॉलिसी 2000 के बाद से कोई नई अच्छी पॉलिसी डेवलप नहीं हुई। हाँ, मुसलसल रिलीज़ हो रही है, वही कॉपी पेस्ट छापा जो चलता रहता है वो चल रहा है। इसी डिजिटल पाकिस्तान की पॉलिसी या इवन आपका जो मैनिफेस्टो है, आपका जो मंशूर है, उसकी पॉलिसीज़ या पॉलिसीज़ दे देंगी तो मुल्क के ऊपर बड़ा एहसान, बड़ा करम होगा। आपके आने के बाद अगले 5 साल 10 साल बाद जो भी इस मुल्क में आएगा, कम से कम उनको एक बेसिक फाउंडेशन, बेसिक ग्राउंड मिल जाएगा कि कितना काम हो चुका है, कितना काम बाकी है, कितना काम आगे हमें मज़ीद करना है। तो ये करने वाले कामों में से तीसरा अहम काम है कि आप पॉलिसी ज़रूर रिलीज़ करें। चौथा काम बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस काम को बोलता हूँ एक्सपायरी डेट, और ये बहुत ज़रूरी है। आप ख़ुद मुकर्रर कर लीजिए या साहिब इक़्तिदार लोगों से पूछ लीजिए कि आपकी एक्सपायरी डेट क्या है। आपने 2 साल बाद यहाँ से चले जाना है, 3 साल बाद चले जाना है, 1 साल बाद चले जाना है। गवर्नमेंट का बल तो नहीं पता कि गवर्नमेंट भी 2 साल तक चलती है या नहीं चलती, लेकिन फिर भी आप पूछ लीजिए और कोई बात इस बात का आपको जवाब नहीं देता तो आप यूँ कीजिए। इसका एक मतलब तो ये कि आपसे सिंसियर नहीं है, लेकिन अगर कोई जवाब नहीं देता, चलिए कोई बात नहीं है, अब अभी आप नहीं आई हैं, तो अब ये करें, आप खुद से अपनी एक्सपायरी डेट सेट कर लीजिए। आप बोले कि इस मुल्क में ये काम करने के लिए मेरे पास 2 साल है, 1 साल है, 6 महीने। उससे आपको बड़े आराम से टारगेट्स मिल जाएंगे कि 2 साल हैं तो ज़ाहिर बात है दुनिया का आप हर काम नहीं कर सकती, तो आप खुद उसको नैरो डाउन करेंगे, ये काम करने वाले हैं। उससे आपको भी पता होगा कि 2 साल में काम होने हैं, किस स्पीड से करने हैं। हमें भी पता होगा कि किस स्पीड से काम को हम एक्सपेक्ट करें और सब लोगों का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आखिरी काम जो 5वीं जो गाइडिंग प्रिंसिपल वाला काम है, इसमें जो आखिरी जो टॉपिक है वो ये है कि प्लीज़ सीधी पाकिस्तान, प्लीज़ एक्सप्लोर पाकिस्तान। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की। आप ब्यूरोक्रेट से पाकिस्तान की बात करें तो लम्स और एचीसन से आगे नहीं निकलते, जबकि पाकिस्तान ये नहीं है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जब सोशल मीडिया की बात आती है, दे टेक केयर ऑफ दे आर अराउंड 70 to 80% ऑफ सोशल मीडिया यूज़र्स इन पाकिस्तान। लेकिन असल में पाकिस्तान का ये 12% भी नहीं है। असल में आप पाकिस्तान देखें, आप कश्मीर जाएं, आप कैलाश जाएं, आप हुंजा जाएं, आप साउथ वज़ीरिस्तान जाएं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान जाएं, आप हैदराबाद जाएं, आप ठट्टा जाएं, आप सेवन शरीफ जाएं, आप किला सैफुल्ला जाएं, आप ज़ियारत जाएं, पाकिस्तान के कोने कोने में जाएं, आप टोपी जाएं, आप हज़ारा जाएं, तमाम कोने कोने फिरें तो आपको पता लगेगा पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान में कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। और जब वापस आके प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो दावे करते हैं, उन दावों में कितनी सदाकत है, जो काम करने वाले हैं वो कौन से हैं, वो ऐसे कौन से काम हैं जो लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। आप यकीन जानिए, आप एक दिन पूरा गुजार के आएँ जाके लम्स के अंदर, उससे कहीं बेहतर है कि आप किसी छोटे से गांव के अंदर चले जाएँ, तलागंग चले जाएँ और एक दिन वहाँ गुजार के आ जाएँ, ताकि आपको पता चले कि मखलूक किस हाल के अंदर है, किस हाल में ज़िंदा है, और जो आईसीटी, जो डिजिटल पाकिस्तान के हम दावे करते हैं, उसका कौन सा असर उन तक पहुंच सकता है, या वो इस काबिल भी हैं कि उस असर से कोई फ़ायदा उठा भी सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे। तो ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए। ये मेरी सजेशंस है, आप माने या ना माने आपकी मर्ज़ी है। पहला ये था कि मेक अ लिविंग जर्नल, जो भी आप काम कर रही हैं उसे सबको मुतल्ला करते रहिए। दूसरा था कि इंडेक्सिस की ऑटोप्सी कीजिए, पोस्टमार्टम करें, हमें पता लगे हम कहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है। तीसरा था कि पॉलिसीज़ को रिलीज़ करें, पॉलिसीज़ बनाएं ताकि बहुत से लोगों का भला हो सके। पाकिस्तान में काम बहुत से कम लोग करते हैं सिंसियरिटी, ईमानदारी के साथ, बगैर कॉपी पेस्ट किए, तो आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी हमारे मुल्क के लिए। चौथा काम ये था कोई एक्सपायरी डेट डिफ़ाइन कर लें अपने लिए, पूछ लें या डिफ़ाइन कर लीजिए। और 5वां ये है कि पाकिस्तान को देखें मुल्क से बाहर जाके, कराची लाहौर, मुल्क से बाहर मीन्स कराची लाहौर इस्लामाबाद से बाहर जाके, ताकि पता लगे पाकिस्तान किस शे का नाम है। अब बात करते हैं आइडियाज़ के ऊपर, जो आइडियाज़ आपको सजेस्ट करते हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए। पहले आपको जो प्रायोरिटी टॉपिक है वो एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी। उसमें पहला काम आपने ये करना है कि आपने हाई स्पीड इंटरनेट जो है उसको पॉसिबल बनाना है तमाम के तमाम लोगों के लिए। आपको शायद ये बात सुन के बड़े हैरत होगी कि साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती कोई शख्स इंटरनेट यूज़ कर सके। अब कोई शख्स आज के दौर में इंटरनेट यूज़ नहीं कर सके तो आगे क्या करेगा। हम लोग या अमेरिका से पाकिस्तान में जब भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस को हायर करते हैं, बात करते हैं,
एक एक कॉल हमें 6-6 मरतबा करनी पड़ती है। कभी स्काइप नहीं चल रहा होता, कभी बैंडविड्थ के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, वीडियो कॉल करना एक अज़ाब बना हुआ है। और ये बता रहा हूँ मैं अच्छे शहरों के अंदर, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अंदर, छोटे शहरों की तो आप बात भूल जाइए। मैं देनी तो नहीं चाहिए, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरा घर इस्लामाबाद में बनी गाला के अंदर है, जो कि 500 मीटर दूर है इमरान खान साहब के घर से। वहाँ पे हमारे पास PTCL का 3 MB का कनेक्शन है। हम PTCL वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं पिछले 7 सालों से, 2012 से भी 2019 आ गया कि आप कोई नई तारें बिछा दें, फाइबर ऑप्टिक दे दीजिए। वो बोलते हैं नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, हम आपको फाइबर ऑप्टिक नहीं दे सकते, हम आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं कर सकते। हम नया टेल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनी है, कि प्लीज़ आप यहाँ पे कनेक्शन दे दीजिए। वो बोलते हैं वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा नहीं है, लोग इतने कनेक्शन नहीं है, तो इसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं बनती, तो उन लोगों ने भी कनेक्शन नहीं दिया। अब बताइए, ये हाल 500 मीटर दूर है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के घर से, तो बाकी मुल्क के अंदर क्या होगा? कश्मीर में क्या होगा? सेवन शरीफ में क्या होगा? आप कैलाश जाएँ, वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं है। आप फेरी मेडोज़ चले जाएँ, वहाँ पर इंटरनेट नहीं है। आप हुंजा चले जाएँ, वहाँ भी आपको इंटरनेट नहीं मिलता। आप तोली पीर चले जाएँ, वहाँ भी आपको इंटरनेट नहीं मिलता। ऐसी बहुत सारी जगह हैं कश्मीर में, सिंध में, पाकिस्तान में, पंजाब में, जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है ही नहीं। जब लोग बातें करते हैं कि पूरा पाकिस्तान इंटरनेट पे कनेक्टेड है, किस तरीके से कनेक्टेड है, तो बड़ी सुन के हैरत होती है। हाँ, मोबाइल के ऊपर इंटरनेट चल जाता है, फेसबुक चल जाता है, एक वो इंटरनेट है। एक इंटरनेट की बात हम करते हैं जहाँ पे हम लाइव प्रोजेक्ट्स कर सकें, जहाँ हम केगल यूज़ कर सकें, गूगल यूज़ कर सकें, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म नेटवर्क यूज़ कर सकें। उसके ऊपर अगर आप बात करते हैं तो बहुत मुश्किल है कहना कि पाकिस्तान में 75% लोगों के पास इंटरनेट है। हमारे एस्टीमेट के मुताबिक इस तरह का इंटरनेट जिसके ऊपर बंदा पैसे कमा सके, फ्रीलांसिंग कोई वर्क कर सके, कोई तमीज़ से कोई मासिव ऑनलाइन कोर्स कर सके, कोई वीडियोस देख सके, ऐसा इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ 13% पाकिस्तानियों के पास अवेलेबल है। आप अपनी रिसर्च कर लीजिए, आप हमें गलत साबित कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर लीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। लेकिन इस इंटरनेट की जो एक्सेसिबिलिटी है वो हर पाकिस्तानी तक ज़रूर कोशिश करें कि पहुँचा दें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान को नीलम झेलुम डैम बनाना था, प्रोजेक्ट बनाना था, उनको वर्ल्ड बैंक ने पैसे नहीं दिए, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर एक सरचार्ज लगा दिया। वो छोटा सा होता है 10-20 रुपये का, उसको कहते हैं NGS, नीलम झेलुम सरचार्ज। उससे पूरे के पूरे डैम के पैसे जमा हो गए। पाकिस्तान में बिजली बहुत से लोगों के पास है, हम ये काम कर सकते हैं कि हम इंटरनेट को पाकिस्तान में सबके लिए पॉसिबल बना दें और इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर कोई 100-150 रुपये इंटरनेट के चार्ज ले लें। और फिर इस बात को मेक श्योर कर दें कि जो भी शख्स इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा है उसके पास कम से कम किसी न किसी लेवल के ऊपर, बेसिक लेवल के ऊपर, भले कोएक्स केबल के थ्रू ही हो, इंटरनेट कम से कम अवेलेबल होगा। आप पैसे उसके बिल में चार्ज कर लें, उसको पैसे नहीं देने पड़े, तो बेसिकली इंटरनेट एक तरीके से उसके लिए फ्री हो जाएगा। जब हम लोग नीलम झेलुम के पैसे दे सकते हैं, हज़ार किस्म के दूसरे सरचार्ज दे सकते हैं, पेट्रोल भरवाने से लेके, बिजली के बिल से लेके, ट्रेन के टिकट तक, तो इंटरनेट का सरचार्ज क्यों नहीं दे सकते? हम बिल्कुल वो भी दे सकते हैं। इससे इंटरनेट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। दूसरा काम आपने यहाँ पे जो करना है वो ये है, एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी के अंदर, कि इंटरनेट को आप डिफाइन कर दें एज अ बेसिक ह्यूमन राइट इन पाकिस्तान। जिस तरह बहुत सारे ह्यूमन राइट्स होते हैं और ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है उसको पॉसिबल बनाए, तो पाकिस्तान में हर शख्स का ये ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दें कि इंटरनेट मिलना उसका ह्यूमन राइट है। आप ये उसको ह्यूमन राइट दे दीजिए, रोटी कपड़ा मकान वो खुद अपने लिए खुद ब खुद हासिल कर लेगा। हम लोग बड़ी टैलेंटेड कौम है और बड़ी यंग पॉपुलेशन है हमारे पास। 60% से ज़्यादा लोग हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं। ये तकरीबन 14.25 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं। इन लोगों में को आपको हाथ पकड़ के नहीं चलाना, कोई एल्डरली नहीं है जापान की तरह 90-90 साल के जिनको आपको देखभाल करनी हो। आप सिर्फ इंटरनेट दे दीजिए। आप एक रूल बना दीजिए कि यार पाकिस्तान का राइट है, पाकिस्तानी का राइट है कि इंटरनेट उसके पास मौजूद हो। अगर उसके पास इंटरनेट नहीं है तो किसी भी जगह वो वफाकी मुहतसिब को आपके सिटीजन्स पोर्टल के ऊपर, किसी मिनिस्ट्री में, किसी डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सके और फिर हुकूमत पूरी कोशिश करे कि 30 दिन के अंदर अंदर उसको इंटरनेट पहुंचाना है। बिल्कुल इस तरह समझें जैसे किसी शख्स की जान बचानी होती है, आपने उसको इंटरनेट 30 दिन के अंदर अंदर पहुंचाना है। अगर आप नहीं पहुंचाते तो स्टेट का कसूर है, उस बंदे का कसूर नहीं है कि वो बेरोज़गार क्यों है, उस बंदे का कसूर नहीं है कि उसने अंग्रेज़ी क्यों नहीं सीखी, उस बंदे का कसूर नहीं है कि वो एक कंट्रीब्यूटिंग सिटीज़न माशरे के लिए क्यों नहीं बन सका। बिकॉज जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, आपने जब उससे उसका वही छीन लिया तो आगे आप उससे मज़ीद किसी चीज़ की तवक्को नहीं कर सकते। ये करने वाला काम है। अब बात करते हैं, तो ये बात की हमने एक्सेस एंड कनेक्टिविटी के ऊपर। इसमें सिर्फ आपको 2 चीज़ें मैंने अर्ज़ की। कोशिश करें हाई स्पीड इंटरनेट या इंटरनेट किसी भी सेंस में हर पाकिस्तानी के पास अवेलेबल हो जाए, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली पहुंच जाए। अब इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बनाना है, कंपनीज़ को कैसे इंसेंटिवाइज़ करना है, गवर्नमेंट की कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेंज करना है, ये सारी बातें आप मुझसे बहुत बेहतर जानती हैं। दूसरी चीज़ कि इंटरनेट को आप बेसिक ह्यूमन राइट के तौर पे डिक्लेयर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जो आपका प्रायोरिटी एरिया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसमें जो पहला करने वाला काम है वो ये है कि आप टेलकोस को कम से कम इतने राइट्स दे दीजिए जितने इंडिया में गाय के पास हैं।
हम सेक्रेट काओ कहते हैं ना, उसको वाकई सेक्रेट काओ बना दीजिए, उससे कोई ज़्यादा लोग टच ना कर सकें। इनके साथ हमने जो बदतमीज़ी की हुई है उससे अल्लाह की पनाह। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जब भी कोई सेंसिटिव डे आता है, मुहर्रम आता है, ईद आती है, कुछ आती है, पहला काम ये करती है गवर्नमेंट के पूरे पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद कर देती है। क्या बदतमीज़ी है। काम आपको जो करना है सिक्योरिटी का आप करें, वो नहीं कर सकते। इंटरनेट का क्या कसूर है, टेलीकोस का क्या कसूर है कि पूरे मुल्क का आपने टेलीफोन बंद कर दिया। ये हरकत सिवाय पाकिस्तान की दुनिया में कहीं नहीं होती। अमेरिका में नहीं होती, सऊदी अरब में नहीं होती, ईरान में नहीं होती, इंडिया में नहीं होती, कहीं नहीं होती। सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों बीमारी है 200 मुल्कों के अंदर कि हमारा हर बात के ऊपर हमारा इंटरनेट और जो नेटवर्क है पूरा का पूरा जाम हो जाता है और पूरे के पूरे को बंद कर देते हैं। तो आप डिक्लेयर कर दें इनको सेक्रेट काओ के तौर पे, उतने राइट्स दे दीजिए जितने इंडिया में गाय को अवेलेबल है, तो ये काफ़ी फ्लोरिश कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्मार्टफोन्स के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी। जो शख्स एयरपोर्ट पे आता है बेचारे को ज़्यादा टेंशन इस बात की होती है कि मेरा मोबाइल पकड़ लिया तो उसका मुझे टैक्स देना पड़ेगा और अपने बैग की सामान की रिश्तेदारों से मिलने की परेशानी कम होती है। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेवल करता हूँ और बहुत ज़्यादा ट्रेवल करता हूँ, मेरा कोई 60 मुल्कों का ट्रेवल है साल का। किसी मुल्क में जाता हूँ परेशानी नहीं होती। पाकिस्तान आता हूँ तो मैंने अलग से मोबाइल रखा हुआ है जो PTS से रजिस्टर्ड है। अपने महंगे वाले फ़ोन दूसरे मुल्क में छोड़ के आता हूँ, वो छोटा सा फ़ोन लेके आता हूँ नोकिया 3310 टाइप का, कि यार बेसिक कॉल हो जाए, कम से कम घर पे पहुँच सकूँ। कुछ भरोसा नहीं है किसके टैक्स कितनी मरतबा देने पड़ेंगे और बार बार देने पड़ेंगे। इस डर और खौफ की वजह से हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। 2017 के अंदर पाकिस्तान में स्मार्टफोन्स जो ख़रीदे गए थे उनकी तादाद थी 10 मिलियन। 1 करोड़ स्मार्टफोन 2017 में पाकिस्तान में ख़रीदे गए थे। 2019 के अंदर जो दिसंबर लग चुका है, ख़त्म होने वाला है, इसकी तादाद घट के 5 मिलियन रह गई है। पूरी दुनिया में स्मार्टफोन की परचेज़ बढ़ रही है। पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क हो जहाँ पे स्मार्टफोन की परचेज़ कम हो रही है। अब आप खुद सोचें, 5 मिलियन कम यूज़र्स आए हमारे पास टेलीको नेटवर्क के ऊपर। अब वो आते, स्मार्टफोन था तो ज़्यादा पता है वो डेटा भी यूज़ करते, ऑडियो भी देखते, वीडियोज़ भी देखते, बाकी काम भी करते, वो लोग नहीं देख रहे। तो अब देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है टेलकोस का रेवेन्यू के अंदर, और उस रेवेन्यू से जो टैक्स जनरेट होता, यकीन जानिए वो कई गुना ज़्यादा था उस टैक्स से जो आपने ज़बरदस्ती डरा के धमका के लोगों से एयरपोर्ट के ऊपर वसूल किया है। पाकिस्तान में जैसे बता रहा था मैं आपको, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनी थी, इमरान खान साहब उसके चेयर हैं, उसका कोई इजलास ही साल 1.5 साल के अंदर नहीं हो सका है। तो पहला काम तो ये करें कि टेलकोस को राइट्स दें, कोई बंदा टेलकोस को टच ना कर सके, जो काम कर रहे हैं उनको करने दें, जहाँ फैसिलिटेट कर सकते हैं कर दीजिए, या कम से कम जो काम कर रहे हैं उसमें कम से कम रुकावटें तो ना डालें। दूसरा काम जो अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है वो पाकिस्तान का डेटा पोर्टल लॉन्च कर दीजिए। जो भी पाकिस्तान में डेटा है वो डेटा वहाँ पे अवेलेबल हो, ताकि मेरे रिसर्चर्स वहाँ पे जाएं, जाके मॉडल्स बना सकें, काम कर सकें, हम केगल के ऊपर कंपटीशंस कर सकें। आप शुरू करें सेंसस के डेटा से। 2017 में सेंसस हुआ है, 2 साल हुए हैं, आज तक रिलीज़ नहीं हुआ है। आप BISV को देखें, BISV बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज़ अ गोल्ड माइन ऑफ डेटा। तमाम चीज़ें पता है, कौन से लोग नादार हैं, कौन से लोग गरीब हैं, क्या कर रहे हैं, उनको पैसे जाते हैं, वो पैसे रिसीव भी करते हैं। इससे अच्छा तो डेटा शायद ही दुनिया में आपको कहीं मिल सके। इस पर हज़ारों किस्म के काम हो सकते हैं। आप स्टार्टअप सेंसस कर लें, पता चले पाकिस्तान में कितने स्टार्टअप्स हैं। हर दूसरे दिन कोई नया इंक्यूबेटर आता है, कोई नया इनिशिएटिव होता है और वो बुलंद बांग दावे करते हैं, बोलते हैं पाकिस्तान में 1 साल में 10,000 स्टार्टअप बना देंगे। वो भाई इंडिया के अंदर 7,500 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। इंडिया पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ा है, कम से कम 5 से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। पाकिस्तान में 1 साल में 10,000 स्टार्टअप्स कहाँ से आ जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता। स्टार्टअप्स बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तान में कोई 13 कंपटीशन होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, प्रोकॉम है, सॉफ्टकॉम है, JIK का है, फास्ट का है। इसमें सारे स्टार्टअप्स पाकिस्तान स्टार्टअप कप है, पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ से आपको ये तमाम डेटा बहुत आराम से मिल जाएगा। तो बात करता है स्टार्टअप सेंसस की, वो डेटा वहाँ डाल सकते हैं, हम इकोलॉजिकल सर्वेज है वहाँ पे डाल सकते हैं। हम बिल्ड फॉर पाकिस्तान का जो हमने आइडिया डिस्कस किया पहले कि लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, कौन कौन सा लोग मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, वो वहाँ डाल सकते हैं। नेशनल रिसर्च प्रायोरिटीज़ वहाँ पे डाल सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, सारा डेटा वहाँ पर होगा। जितना डेटा अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा आसानी होगी आप लोगों को पॉलिसी बनाने के लिए, हम लोगों को उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए, और आम लोगों को देखने के लिए कि मुल्क कहाँ जा रहा है। और जो इंडेक्सेस की हमने पहले बात की उन तमाम में इंप्रूवमेंट भी हमारे पास आ जाएगी। तो सिर्फ 2 चीज़ें मैंने आपको बताई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एक तो टेलकोस को राइट्स दे दीजिए, उनको ना छेड़ें, उनके हाल पे रहम कीजिए, मोबाइल फ़ोन की पेनिट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा बताया पाकिस्तान डेटा पोर्टल लॉन्च कर दीजिए। हम आते हैं तीसरे प्रायोरिटी एरिया की तरफ, और वो था ई-गवर्नमेंट का। इसमें जो पहला काम आपने करना है ना, वो FBR को सीधा कर दीजिए। एक टैक्स जमा करवाना इतना मनहूस और मुश्किल तरीन काम पाकिस्तान में हो गया है कि अल्लाह की पनाह। आप वकील को हायर करते हैं, आप दुनिया भर की रिपोर्ट जमा करवाते हैं, फिर भी कोई ना कोई कसर रह जाती है। 7-7 साल बाद FBR घरों पे नोटिस भेजता है, वो बोलता है जो 7 साल पहले आपने कंपनी बंद कर दी थी ना, उसका टैक्स आपने देना है। और ये आपको मैं असल वाक़या बता रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल्स कोट नहीं करना चाह रहा, तो डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन 7 साल बाद
IVR आपको नोटिस भेजता है उन कंपनीज़ का जो आप 7 साल पहले बंद कर चुके हैं। फिर आप वकील करवाते हैं, उनसे बहस करते हैं, जो जुर्माना होता है माफ़ करवाते हैं, और फिर वकील की आपको 1,70,000 फ़ीस देनी पड़ती है। यानी कि आपको तकरीबन 2 लाख रुपये देने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए, जो कंपनी के लिए जो आप लीगली 7 साल पहले क्रॉस कर चुके हैं। और ऐसी हज़ारों एग्जांपल्स हैं, हज़ारों की तादाद में लेटर्स जाते हैं। अमेरिका में बड़ा आसान है, आपको पता है, आप अमेरिका में रही हैं, वहाँ से पढ़ी हैं कि टर्बो टैक्स है, हम ऐप के ऊपर जाते हैं, क्लिक करते हैं और टैक्स जमा हो जाता है। या वो HR कंसल्टेंट्स वाले जो वॉलमार्ट में बैठे हुए थे उनके पास जाते हैं, वो एडवांस में हमें रिम्बर्समेंट दे देते हैं, रिफंड दे देते हैं। पाकिस्तान में मैं टैक्स 1999 2000 से भर रहा हूँ, तो तकरीबन 20 साल हो गए। आज तक ज़िंदगी में मुझे 1 रुपया रिफ़ंड के अंदर नहीं मिला। वो कौन से ब्लैक होल में चले जाता है, वो कहाँ चले जाता है, अल्लाह जाने या FBR वाले जाने, और कोई नहीं जान सकता। तो इस FBR को अगर आप किसी तरीके से इस टैक्स सिस्टम्स को इनोवेशन के थ्रू आप ऐप्स के ऊपर अगर लेकर आ जाएं कि मोबाइल से ऐप अपना टैक्स जमा करवा सकें, इंटरनेट के थ्रू करवा सकें, और इसको इतना आसान कर दें कि एक इंसान इसको थोड़ी बहुत समझ बूझ के साथ समझ सके। मैंने PhD किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर, मेरे पास बहुत सारे मास्टर्स हैं, उसके बावजूद मैं आज तक नहीं समझ सका। तो अब सोचें वो बंदा जो अपना नाम नहीं लिख सकता, जो कि पाकिस्तान की 47% पॉपुलेशन है, वो बेचारा टैक्स कैसे भरेगा। हम टैक्स नेट को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन टैक्स नेट इतना अजीब मकड़ी का जाला है कि जो फंस जाए उसके अंदर उसकी जान चली जाती है। वहाँ से निकलेगा कैसे, इस बारे में नहीं सोचते। पहला काम आपने करना है ये FBR वाला। दूसरा काम गवर्नमेंट में जो आपको करने के लिए वो है नेशनल वैक्सीन रजिस्ट्री। आप जो शनाख्ती कार्ड नंबर है उसके हिसाब से नेशनल वैक्सीन रजिस्ट्रेशन बना दीजिए, रजिस्ट्री बना दीजिए। कोई विशेष डॉक्टर के पास जाए, आप कोई अब सर्टिफाइड वहाँ पे जो भी वैक्सीनेशन वाले लोग हैं वो बिठा दिए, वो उसको रिकॉर्ड चेक करके वहाँ पे उसको अपडेट कर दे। अब ये रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हो। अजीब हमारा मुल्क है, अजीब पासपोर्ट है। आप दूसरे मुल्क के पासपोर्ट के साथ जाते हैं, लोग आपको वेलकम करते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप जाएं सिंगापुर, वो आपको लाइन से अलग कर देते हैं कि जी आपको कोई फीवर तो नहीं हो गया। आप जापान जाएं, वो आपको लाइन से अलग कर देते हैं जी आपको पोलियो तो नहीं हो गया। आप सऊदी अरब में लैंड करें तो इमिग्रेशन काउंटर से पहले एक नर्स खड़ी हुई होती है और वो कड़वे कड़वे पोलियो के कतरे आपके मुँह में डाल रही होती है कि आप पाकिस्तान से आएँ तो अपने साथ आप पोलियो के जरासीम तो लेकर नहीं आ गए, आप TB के जरासीम लेकर तो नहीं आ गए। आप बाहर मुल्कों में अगर अप्लाई करते हैं किसी अच्छे वीज़ा के लिए, किसी बड़ी जॉब के लिए, जब आपका टेस्ट होता है तो TB का टेस्ट लाजमी करार दे दिया है, वो अज्यूम कर लेते हैं पाकिस्तान से तो TB तो आपको होगा। तो अगर ये नेशनल वैक्सीन रजिस्ट्री हमारी बन जाए तो इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वहाँ से जैसे नादरा FRC का लेटर निकालता है, एक ऑटोमेटिक प्रिंटेड सर्टिफाइड लेटर निकाला है, उसमें लिखा हुआ हो कि आपने कौन कौन से टीके लगवा लिए, कौन कौन सी बीमारियों के आप ऑलरेडी खतरे पी चुके हैं, तो परेशानी ना हो। और हमें पता होगा कि हम एज अ नेशन कितनी सेहतमंद कौम है, कितने बच्चों को वैक्सीन मिल चुकी है, कितनों को नहीं मिली, कितनों को देने की ज़रूरत है। तो ये नेशनल वैक्सीन रजिस्ट्री बहुत अच्छा आइडिया है। इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स आपको चाहिए, किस तरह होगा, टेक्निकल किस तरह होगा, आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको डिटेल्स के बारे में बता दूँगा। अगला जो आपने काम करना है गवर्नमेंट के अंदर वो है अकाउंट ओपनिंग का। अकाउंट ओपनिंग को इतना तो आसान कर देना कि हम ऑनलाइन जाके अकाउंट ओपन कर सकें। हाँ, बाद में जाके हम फिंगरप्रिंट भी दे देंगे, डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा देंगे, लेकिन जो अकाउंट ओपनिंग के अंदर पाकिस्तान में 3-3 4-4 हफ्ते लग जाते हैं, इसको तो कम से कम आप नीचे लेकर आए ना। इसको तो आप 2-4 दिन के अंदर लेकर आ जाएँ या कुछ घंटों में लेकर आ जाएँ कि काम आसान हो जाए। आखिरी काम मिनिस्टर्स के ब्लॉग, जैसे मैंने आपको मशवरा दिया कि आप लाइव अपना एक जनरल बनाएं। कोशिश करें तमाम मिनिस्ट्रीज़ के जितने मिनिस्टर्स हमारे पास हैं, जितने भी हैं, उनकी तादाद जितनी भी हो, वो अपना एक ब्लॉग मेंटेन कर लें जिसमें डेली की बेसिस के ऊपर वो लिख दिया करें उन्होंने आज दिन कहाँ गारत किया। पाकिस्तान में सियासत एक 24/7 किस्म का काम है, एक मुकम्मल वक्त के साथ एक काम है। अगर आप सियासत कर रहे हैं तो और कुछ नहीं करते। ये लोग जाके अगर टीवी टॉक शोज़ में हर वक्त बातें करते रहेंगे और बयानात देते रहेंगे और ट्वीट देते रहेंगे और फेसबुक पे लगे रहेंगे तो काम कब करेंगे। बोलने में तो बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। खैर, ये आपका मैंडेट भी नहीं है, आपके स्कोप से भी बाहर है और ये बड़ी अच्छी कोई इतनी अच्छी मिसाल भी नहीं है। लेकिन अगर आप तमाम मिनिस्ट्रीज़ को बता दें कि अपना ब्लॉग बना लें, मिनिस्टर ना बनाए, मिनिस्ट्री ब्लॉग बना लें, उसमें लिख दें अगर कि डेली की बुनियाद पे हम क्या काम कर रहे हैं। चलें, डेली ना छोड़ें, वीकली अपडेट कर दें, तो उससे बहुत से लोगों का भला होगा, एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और जो गवर्नमेंट के साथ हमारी इंटरेक्शन है हमें पता चलेगा कौन सी मिनिस्ट्री हमारे फ़ायदे के लिए क्या काम कर रही है। अगले प्रायोरिटी एरिया के ऊपर आते हैं और वहाँ पे आके डिस्कस करते हैं कि डिजिटल स्किल्स में आप क्या कर सकते हैं। जो सबसे पहले वाला करने वाला काम है डिजिटल स्किल्स और ट्रेनिंग के अंदर, वो है स्किल्स की इन्वेंट्री। आप ILO को पढ़ें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक डायरेक्टरी निकाली है जिसमें उन्होंने दुनिया के 18,000 प्रोफेशंस को कोडिफाई कर दिया है। आप डेटा साइंटिस्ट से आपका नंबर 3254 या जो भी नंबर है, 4 डिजिट का एक नंबर है, अब उसका मतलब डेटा साइंटिस्ट है पूरी दुनिया के अंदर। ILO लेवल 1 के अंदर वो लोग आते हैं जहाँ पे जिस्मानी आपको ताकत चाहिए होती है और अकल इतनी नहीं चाहिए होती। मिसाल के तौर पे आपको झाड़ू लगानी है, आपको कोई लेबरियस वर्क करना है, तो आपका ILO स्किल लेवल 1 होगा।
2 के अंदर वो लोग आएंगे जहाँ पे आपको जिस्मानी ताकत भी चाहिए और थोड़ी बहुत आपके पास स्किल्स भी होनी चाहिए। जिस तरह आप कोई क्रेन ऑपरेटर हैं, आप ड्राइवर हैं, आप माली हैं, वो लेवल 2 में आएंगे। लेवल 3 में वो बंदे आते हैं जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ हो, जहाँ पे आपको तालीमी काबिलियत चाहिए होती है। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप किसी ऑफिस में क्लर्क हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, आप आर्मी के अंदर हैं, आप लेवल 3 के अंदर आते हैं। लेवल 4 के अंदर वो लोग आते हैं जो PhDs होते हैं, जिनके पास टर्मिनल डिग्री होती है, MBBS है, पायलट है, आप दोस्त चलाने वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उसमें आते हैं। हमें यही नहीं पता पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कितने लोग हैं जो लेवल 1 के ऊपर हैं, जो लेवल 2 के ऊपर हैं, जो 3 के ऊपर हैं, जो 4 के ऊपर हैं। हमको किसी न किसी तरह क्वांटिफाइड तो कर सके ना, और क्वांटिफाई करना इतना कोई मुश्किल होता नहीं है। आप एक पोर्टल बना दीजिए स्किल स्कोर टाइप का, हर पाकिस्तानी वहाँ पर आके अपना CV अपडेट कर दे या अपनी स्किल्स की जो भी उसके स्किल्स आती हैं वहाँ पर लिख दे। वो गार्डनिंग हो, माली हो, ड्राइविंग हो, कुछ भी हो, वहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 3 चीज़ों से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी स्किल्स क्या है इस वक्त, उससे एक स्कोर निकल सकता है। फिर हम मालूम कर सकते हैं कि वो किस जगह के ऊपर है। आपको क्वांटम कंप्यूटिंग आती है लेकिन आप सखर के अंदर रहते हैं, तो ज़ाहिर बात है वहाँ भूखे मरेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग की कोई कंपनी वहाँ पे काम नहीं कर रही, तो अब किस ज्योग्राफी में, किस लोकेशन के ऊपर है। और तीसरा, आप लोग कितने फ्यूचर रेडी हैं। फ्यूचर में AI आ रही है, IoT आ रही है, डीप लर्निंग आ रही है, डेटा साइंसेज है, ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। तो अगर आप इस वक्त जॉब के ऊपर मौजूद भी हैं तो क्या अगले 5 साल बाद आप इस काबिल रहेंगे कि आपको कोई जॉब दे। तो इन तीनों को स्कोर को कैलकुलेट करके इनकी हम एवरेज निकाल लें तो बंदे का स्किल्ड स्कोर आ जाएगा। ये फार्मूला मैं आपको समझा सकता हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। तो अगर हम क्वान्टिफाई कर लें पाकिस्तान को, इससे हमें पता चलेगा हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त क्या स्ट्रेंथ है। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जो आपकी डिजिटल कमेटी के मेंबर हैं, आप उनका क्वान्टिफाइड स्कोर निकाल लें तो आपको पता चलेगा कि उनका क्वान्टिफाइड स्कोर एन एवरेज 93 आ रहा है। यू गाइस शुड बी लीडिंग द कंट्री। 13 आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्स की आपको ज़रूरत है उसमें मज़ीद काम को करने के लिए। तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैलकुलेट कर सकते हैं, बंदों का कर सकते हैं, मिनिस्ट्रीज़ का कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स का कर सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा अगर ये आप स्किल्स इन्वेंट्री की एक वेबसाइट बना दें और ये स्किल्स इन्वेंट्री पाकिस्तान की कैलकुलेट कर लें। अगला काम जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा डिजिटल स्किल्स और ट्रेनिंग के अंदर, वो है पार्टनरशिप्स का। खुद से काम ना करें, जो काम कोई दूसरा कर सकता है उसको दे दीजिए। ऐसा कोई काम जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसके लिए बंदे ट्रेन करें और ट्रेन करने के बाद वो काम उनको दे दीजिए। आप खुद कुछ भी ना करें, डेलीगेट करना सीखें। हमारे पास कोर्सेरा है, MIT है, हार्वर्ड है, जनरल असेंबली है, अल-नाफे है, बड़े ज़बरदस्त कोर्स करवाते हैं। 2500 रुपये साल की इनकी फ़ीस है, 208 रुपये महीना। इसमें तो मैकडोनल्ड का बर्गर भी नहीं आता। और ये सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ उर्दू के अंदर लोगों को सिखा रहे हैं। डेटा साइंसेस, AI, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल फोरेंसिक्स, इन लोगों से पार्टनरशिप करें। मैं आपको सऊदी अरब की एग्जांपल देता हूँ। सऊदी अरब ने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया और उससे फिर पार्टनरशिप की कोर्सेरा के साथ, पार्टनरशिप की यूडेसिटी के साथ। उसका एक अलग से वेबसाइट भी है, udacity.com/Saudia लिखें तो सऊदी अरब की वेबसाइट खुल जाती है और वो अरबिक के अंदर कॉन्टेंट्स बना रहे हैं। और इसी तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप्स की जनरल असेंबली के साथ। अब सऊदी अरब की गवर्नमेंट बोलती है कि इन बच्चों को आप ट्रेन कर दें, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका, सिलेक्शन करना आपका काम, आप पढ़ के इनको डिग्री दे दीजिए, पैसे हम देंगे। तो जब हम इतनी स्कॉलरशिप्स देते हैं, BISP प्रोग्राम करते हैं, बैतुल माल से लोगों को खैरात देते हैं, क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो बच्चे पोजीशन लेकर आएँ, जैसे पहले हम लैपटॉप देते थे, हम उनको 10,000 टोकन्स दे दें, टोकन मनी दे दें, आवर्स दे दें कि उन आवर्स की इन जगहों के ऊपर जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपने पेमेंट डायरेक्टली करनी है या बच्चे को देने हैं, बच्चे ने उसके थ्रू टोकन वहाँ पास कर देने और बच्चा वहाँ से ट्रेंड हो जाएगा। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि 1000 रुपये जो आपने बच्चे की फ़ीस के भरे हैं कोर्सेरा के ऊपर, बच्चा कोर्सेरा से सर्टिफाइड हो गया है, MIT से सर्टिफाइड हो गया है, हार्वर्ड से सर्टिफाइड हो गया है, अल-नाफे से सर्टिफाइड हो गया है। और बहुत तरह आपको जो लोड है रीइन्वेंट दी व्हील का ख़त्म हो जाता है। ना आपको वेबसाइट बनानी है, ना आपको सर्वर्स लेके आने हैं, ना आपको कंटेंट बनाना है, सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। आपने बच्चे को फैसिलिटेट करके उसको थोड़ा मोटिवेट करना है ताकि वो वाले काम कर सके। और फिर आप उन पार्टनर से बात करें कि इन तमाम कंटेंट्स को लोकलाइज़ करें। ये लैंग्वेजेस, ये तमाम चीज़ें हमारे पास सिंधी में होनी चाहिए, पंजाबी में होनी चाहिए, पश्तो में होनी चाहिए, कम से कम उर्दू में तो हो ना, कम से कम, ताकि हमारी ज़्यादातर आवाम उसको सीख सके और उसको समझ सके। आखिरी काम जो इसमें करना है आपने, जो तीसरा इसके अंदर भी सजेशन है डिजिटल स्किल्स और ट्रेनिंग के अंदर, कि आप पाकिस्तान का ग्लोबल टैलेंट पूल की एक वेबसाइट बना दीजिए। हर वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर है या हर वो पाकिस्तानी जो बाहर मुल्क से पढ़ा हुआ है, बाहर से उसने ट्रेनिंग ली हुई है, वो अपनी प्रोफाइल यहाँ पे बना दे, ताकि जब आपको सर्च करना हो ब्लॉकचेन में तो आपको एक्जैक्टली पता हो ब्लॉकचेन में कौन कौन सा पाकिस्तानी दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद है और आप उनकी सर्विस ले सकते हैं। आप IoT में काम करना चाहते हैं, आप डीप लर्निंग में काम करना चाहते हैं, एक कंसल्टेंट प्रोफाइल हो जाएगी। कोई कंपनी, कोई इदारा, कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स किसी को अगर हायर करना चाहे तो यहाँ पे देख सके कितने पाकिस्तानी दुनिया में कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उनकी क्या स्किल्स हैं, कहाँ कहाँ पाकिस्तान की हेल्प कर सकते हैं। फिर इस ग्लोबल टैलेंट पूल को हम बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पिछले तमाम आइडियाज़ हैं, उन तमाम आइडियाज़ के ऊपर ये ग्लोबल टैलेंटेड जो लोग होंगे हमारे पास, ये हमारे पास काम आ सकते हैं। जिस तरीके से आप आई हैं, तो आप एक नहीं है, ऐसे हज़ारों लाखों लोग दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में मौजूद होंगे और वो इस पोर्टल के ज़रिए सब के सब हमारे पास आ जाएंगे। आखिरी बात करते हैं इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप की।
इसमें कुछ सजेशन है, सिर्फ 4 सजेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा। पहली सजेशन तो वही है एनआरपी की, नेशनल रिसर्च प्रायोरिटीज़ की। आप एक फ़नल बनाइए, नेशनल रिसर्च प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन करें कि 10 काम है जो पाकिस्तान को इस वक्त की ज़रूरत है। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, साइबर सिक्योरिटी का मसला है, डिफेंस और फिजिकल सिक्योरिटी का मसला है, टेररिज्म का मसला है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का मसला है। जो भी मसाइल हैं वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दें और फिर पूरी मुल्क की ग्रांट तमाम के तमाम जो काम कर रहे हैं वो इन तमाम चीज़ों के साथ नथी कर दें कि जो भी काम पाकिस्तान में अगले 2 साल तक हो रहा हो वो किसी ना किसी तरह घूम फिर के इन 10-12 जो नेशनल रिसर्च प्रायोरिटीज़ हमने बनाई हैं उनको किसी ना किसी तरह सर्व कर रहा है और फिर इसका इम्पैक्ट हमारे पास आ रहा है। मज़ीद काम ये करें कि फ्रीलांसर्स के अकाउंट ओपनिंग आसान बना दीजिए। कोई भी शख्स फ्रीलांसर पाकिस्तान में अपनी फ्रीलांस कंपनी एज आ स्टार्टअप सिंगल हैंडली सोल प्रोप्राइटरशिप के तौर पे या एलएलसी के तौर पे रजिस्टर करवा सके। स्टेट बैंक बोलता है फ्रीलांसर अकाउंट खोल लें, बैंक में जाते हैं वो फ्रीलांसर अकाउंट नहीं खोलते, वो 1000 किस्म के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। आप पाकिस्तान में नहीं आएंगे ना, आप किसी दिन बैंक में चल के चली जाए, आपके 15-20 मिनट लगेंगे, आप कोशिश करें अकाउंट खुलवा लीजिए। गवर्नमेंट जॉब भी आपके पास है, सब कुछ भी आपके पास है, फिर देन वी कैन डिस्कस कि पाकिस्तान में अकाउंट खोलना कितना आसान या कितना मुश्किल काम है। आप कम से कम ये एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिए, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, सीखने का मौका मिलेगा। फिर वापस आके आप जो पॉलिसीज़ बनाएंगे उनसे बहुत से लोगों की ज़िंदगी आसान होगी। बात हम करते हैं टाटा की, बात हम करते हैं वाइप्रो की, बात हम करते हैं बिल गेट्स की, वारन बफे की, जेफ बेजोस की और यूनिकॉर्न्स की। $5000 इस मुल्क में अगर बाहर से कहीं से आ जाए ना तो मुल्क को मौत आ जाती है। आपको बैंक पूछता है सबसे पहले फ़ोन करके, जी पैसे कहाँ से आए? आपने बीवी का सोना बेचा, आपने गाड़ी बेची, अच्छा रेमिटेंस आई? ओ बहुत अच्छी बात है, रेमिटेंस आई कैसे? आप कहाँ पे काम करते हैं? जिस एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर हमें भेजें, हम वो स्टेट बैंक को जमा कराएंगे तो ये आपकी पेमेंट क्लियर होगी। और मैं सिर्फ $5000 की बात कर रहा हूँ। अब आप उसे बोलते रहें कि भाई मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरे पास क्लाइंट है, क्लाइंट मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता, अच्छा तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इलान्स का लेके। मतलब वो बदतमीज़ी होती है, वो चीज़ें मांगते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। और $5000 की लिमिट है, कौन सा तुक है दुनिया का? $5000 की लिमिट कहाँ पर होती है? छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स रेस करते हैं। $5000 की आपकी महीने की लिमिट है, बंदा क्या करे? इतने पैसे तो बंदा बाहर मुल्कों में झाड़ू लगा के कमा लेता है महीने के, उससे भी ज़्यादा पैसे। तो इसके ऊपर इस लिमिट को रेंज को बेहतर करें और आसान कर दें कि फ्रीलांसर बेचारा इज़्ज़त के साथ अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सके और अपना अकाउंट बैंक के अंदर खोल सके। अगली बात ये थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था कि जो कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स हैं जो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं उनको किसी न किसी हद तक गेमीफाई कर दें या उनको रिवार्ड कर दें। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो $10,000 की सालाना रेमिटेंस भेजता है, आप उसे कोई टोकन्स दे दें, कोई पॉइंट दे दें, कोई रिवार्ड सिस्टम बना लें कि अगर वो रेलवे स्टेशन जाए तो धक्के ना खाए, अगर वो जहाज़ में बैठना चाहे तो उसकी प्रायोरिटी सीटिंग हो जाए, अगर वो टैक्स भरना चाहे तो इस पर टैक्स पे कोई रिबेट दे दें, उसे अगर घर गाड़ी रजिस्टर करवाना हो वहाँ कोई आसानी कर दें, बैंक के अंदर जो उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट है वो बढ़ जाए, ताकि कम से कम आपको भी पता हो कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और जितने जो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें उतना ही ज़्यादा आप उसको रिवार्ड करें, उतना ज़्यादा नवाज दें। हमारे पास आप इमिग्रेशन भी जाएँ, हर दूसरा तीसरा काउंटर बना हुआ होता है, फ़ॉरेन लोगों के लिए बना हुआ होता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बना हुआ होता है, बाकी चीज़ों के लिए बना हुआ होता है। तो जो कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स हैं वो किसी तरह भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो किताब लिख के कर रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, वो रेमिटेंस वीडियोस बनाता हूँ मैं अपने लिए हो गया, सॉरी ये नहीं कहना चाह रहा था। मतलब जनरली जिस तरह भी आप देखें कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई ना कोई तरीका निकाले कि हम उनके इम्पैक्ट को क्वांटिफाई कर सकें और उसके अगेंस्ट उसको रिवार्ड कर सकें, ताकि बाहर जितने भी लोग हैं, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जितने लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और तो कुछ मिल नहीं रहा। मिसाल के तौर पर 25 बंदे जो आपकी कमेटी के अंदर हैं जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं वो तो हैं, बाकी जो तमाम बंदे बेचारे फ्री के गुलामी कर रहे हैं, बेगाड़ ले रहे हैं, उनको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा। आप कुछ सोचें ना, जो सब अमेरिका के अंदर है, जो कराची के अंदर है, वो इस्लामाबाद आपके पास आएगा, अपने टिकट भरेगा, वापस करेगा, उसको कितनी रकत का सवाब हो रहा है, उसकी मोटिवेशन कहाँ से आएगी? तो कम से कम आप लोग किसी हद तक उसको रिवार्ड ही कर दीजिए, किसी न किसी तरीके से मेडल ना दें, सर्टिफिकेट ना करें, कोई ना कोई मैकेनिज्म ज़रूर निकालें उन लोगों के लिए जो मुल्क में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको रिवार्ड करने के लिए। और आखिरी बात, प्लीज़ ब्रिंग दी वर्ल्ड लीडर्स। हम वीसीज़ की बात करते हैं तो आप गूगल वेंचर से लोगों को लेकर आएँ। अभी अली बाबा ने दीवानिया टेक के नाम से एक बड़ा अच्छा ईमान टेक या दीवानिया टेक, दीवानिया नहीं कुछ और नाम है इसका, ईमान टेक है मेरे ख्याल से, इसके नाम से एक फ़ंड बनाया है गोभी फ़ंड के अंदर। वो लोग बड़ी फंडिंग कर रहे हैं उन स्टार्टअप्स के अंदर जो मुस्लिम दुनिया के अंदर हैं, जो मुस्लिम ममालिक के अंदर हैं। तो उन लोगों को लेकर आए बाहर से जो सही बात बता सकें। पाकिस्तान में स्टार्टअप कंपटीशन होते हैं, 18, 19 साल के बच्चे जिन्होंने ज़िंदगी में डबल रोटी भी नहीं बेची, वो आके आपको बताते हैं कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन $5 मिलियन है और बिज़नेस प्लान कैसे बनाया जाता है और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में कम्पीट कैसे किया जाता है। हर दूसरा शख्स पाकिस्तान में मेंटर है, हर तीसरा शख्स पाकिस्तान में वीसी बना हुआ है और हर चौथा शख्स ये समझता है कि यूनिकॉर्न कैसे बनाए जाते हैं। और इसकी वजह से
हम लोग बुरी तरह तबाह हो रहे हैं, बच्चों के टाइम बर्बाद हो रहा है, उनकी मोटिवेशन ज़ाया हो रही है। आप देखते हैं एक बच्चा स्टार्टअप कंपटीशन में आता है, एक प्राइज़ जीतता है 10-20 लाख रुपए का, 2 साल बाद आप उस बच्चे को देखते हैं तो टेलीनूर के अंदर या किसी टेलको के अंदर वो कस्टमर सर्विस में हेल्प डेस्क के ऊपर काम कर रहा होता है। उसकी उम्मीदें भी ख़त्म हुई, उसके आइडियाज़ भी ख़त्म हुए और आपने बड़ा बेवकूफ़ बना के उसका टाइम भी बर्बाद किया। तो अब ग्लोबल स्पीकर्स को लेकर आएँ, उन लोगों को लेकर आएँ जो बातें कर रहे हैं, कम से कम उनको पता हो कि वो क्या बातें कर रहे हैं, ताकि जो मुसलसल एक बेवकूफ़ दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है, ब्लाइंड लीडिंग दी ब्लाइंड, ये गेम है, ख़त्म हो सके। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैं माज़रत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये कुछ मिनटों की, आधे घंटे की कोई वीडियो है, इससे आपके बहुत सारा आपका वक्त बच जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए उसको आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और अगर कोई बंदा इसके ऊपर काम कर सके तो उम्मीद है इससे पाकिस्तान में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। आपकी जगह अगर मैं होता तो इसी एजेंडा के ऊपर काम करता और कुछ नहीं करता। ये जो 20 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जिसमें सिर्फ 15 प्रोजेक्ट्स हैं, यकीन जानिए अगर इन 15 प्रोजेक्ट्स को आपने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया, अगले 2 सालों के अंदर पाकिस्तान हमेशा हमेशा आपका एहसानमंद रहेगा, हम आपके मशकूर रहेंगे और आपका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। और इसका जो इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आना है, ये मैंने इस तरह नहीं कि मैं बस बैठा हूँ, मैंने वीडियोस बना दिए। इन आइडियाज़ के ऊपर मैं काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था कि पिछले 19 सालों से मैं पाकिस्तान की आईटी पॉलिसी को फॉलो कर रहा हूँ। पिछले 15 सालों से मैं न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया डेली पढ़ता हूँ, कम से कम ये देखने के लिए कि इन दोनों मुल्कों में क्या हो रहा है। और आईसीटी में बहुत अच्छी मेरी नज़र है मुल्कों के ऊपर। मेरा तकरीबन 123 मुल्कों का सफ़र है दुनिया का, 21 मुल्कों में मैंने काम किया हुआ है। ये इसलिए नहीं बता रहा कि आई एम ब्लोइंग अप माई ओन ट्रम्पेट, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कम से कम आईसीटी पॉलिसीज़ में जो दुनिया में हो रहा है उसकी काफ़ी हद तक मुझे समझ बूझ है। तो ये रैंडम ट्वीट्स नहीं है, ये रैंडम सजेशंस नहीं है, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि रात को मुझे ख्वाब में आया और मैंने आपको बता दिया। इनके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। आप सिर्फ ये 15 प्रोजेक्ट्स कर लें, उन 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स के साथ अगले 2 साल के अंदर पाकिस्तान विल बी अ टोटली डिफरेंट नेशन ऑल टुगेदर। पाकिस्तान के अंदर बड़ा मसला है, बड़ी करप्शन होती है। यहाँ वो यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास अपने हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी की सूरत में वो लोग एक्सरे की मशीनें तक बेच के खा गए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, हम आपके साथ हैं। जहाँ पर आपको जैसे मेरी हेल्प चाहिए, जितनी मैं कर सकता हूँ बीइंग अ ह्यूमन, वो मैं करता रहूँगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। उम्मीद है आप इन चीज़ों पे काम करेंगे और इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। मेरी बातें सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.